हेलो स्टूडेंट्स। अब हम लोग केमिकल काइनेटिक्स के अगले वीडियो की तरफ मूव कर रहे हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिए थे, जिसमें काफ़ी न्यूमेरिकल्स बनते हैं। फर्स्ट जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर गैस फेज रिएक्शन और स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये तीनों चारों टॉपिक जो हम लोगों ने कंप्लीट किए हैं, इस पर न्यूमेरिकल्स बनते हैं। आगे न्यूमेरिकल से रिलेटेड मैं एक वीडियो बनाऊंगा, जिसमें इन सब टॉपिक को का यूज़ कैसे है वो मैं कंप्लीट करूंगा। अब हम केमिकल काइनेटिक्स के अगले टॉपिक की तरफ मूव कर रहे हैं। अगला टॉपिक मैं कवर कर रहा हूं। अगला टॉपिक अपना देखो कोलिजन थियरी है। कोलिजन थियरी का मतलब एक कॉन्सेप्ट दिया गया है, एक थियरी दी गई है, जिसको मैक्स स्ट्राउस और विलियम लुइस ने दिया है। अभी जो थ्योरी दी गई है, स्पेशली देखा जाए पूरी तरह से काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस पर बेस्ड है। हमने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को स्फेरिकल माना है और एक जो गैसियस मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करते हैं, इस तरह से हमने ये कंसीडर कर रखा है। जो विलियम मैक्स स्ट्राउस और विलियम लुइस का कंसेप्ट है कोलिजन थ्योरी, इन्होंने ये माना है कि रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट बनाएंगे तो उससे पहले आपस में कोलाइड करेंगे। जैसे मान लो ये रिएक्टेंट है और दूसरा रिएक्टेंट है, जब तक ये दोनों आपस में कोलाइड नहीं करेंगे तब तक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा। और कोलिजन जो होगा, ये पूरा का पूरा गैसियस मॉलिक्यूल के काइनेटिक मॉलिक्यूलर ऑफ थियरी ऑफ गैसेस का जो कॉन्सेप्ट है वो पूरी तरह से अप्लाई होगा, अप्लीकेबल होगा। सबसे बड़ी बात देखा जिसमें हमने एनर्जी एंड ओरिएंटेशन बैरियर टू रिएक्शन, ये लाइनें इसमें दे रखी हैं। कोलिजन थ्योरी का सिंपल कॉन्सेप्ट क्या है, इसमें देखा जाए मॉलिक्यूल कोलाइड तो करेंगे, और कोलाइड करने के लिए देखा जाए कोलिजन जो होता है पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम काफ़ी हाई होता है। इसे हम कोलिजन फ्रीक्वेंसी का नाम देते हैं, कोलिजन फ्रीक्वेंसी। इसको हम लोग कैपिटल जेड से शो करते हैं। इसकी वैल्यू 10 टू द पावर 25 से लेकर के 28 की रेंज में आती है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी हमारे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करेंगे तो इनका जो आपस में कोलाइड होने का बिहेवियर है, नेचर है, ये काफ़ी हाई है। पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम कोलिजन जो है 10 टू द पावर 25 से 28 की रेंज में होता है। अब आपको देखने से लग रहा है कि ये कोलिजन फ्रीक्वेंसी काफ़ी हाई है। अगर पूरे के पूरे मॉलिक्यूल प्रोडक्ट बना दें, जितना कोलिजन हो रहा है, अगर पूरे के पूरे मॉलिक्यूल प्रोडक्ट बना दें तो बिल्कुल मिनिमम टाइम में, काफ़ी कम टाइम में हमारा जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा। मिली सेकेंड्स, माइक्रो सेकेंड्स का टाइम ड्यूरेशन स्पेशली लगेगा और हमारा पूरा रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना देगा। लेकिन ऐसा होता नहीं। अब ऐसा नहीं होता तो आखिर में प्रॉब्लम्स कहाँ है, जिससे कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने में इतना टाइम लेते हैं। तो इसके लिए हमारे पास दो बैरियर हैं, एक तो देखो एनर्जी बैरियर है और दूसरा एक ओरिएंटेशन बैरियर है। इन दोनों बैरियर को अगर हमारा कोलाइडिंग मॉलिक्यूल क्रॉस करता है तब जाकर के प्रोडक्ट बनता है, अदरवाइज प्रोडक्ट नहीं बनता। सबसे सिंपल सी बात है, देखा जाए एक तो कोलिजन थियरी जो मैक्स स्ट्राउस और विलियम लुइस के थ्रू दी गई है, ये टोटली काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस पर बेस्ड है। इसमें हम रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को स्फेरिकल मानेंगे, हार्ड मानेंगे, इलास्टिक, पूरा का पूरा जो इनका कोलिजन होगा वो इलास्टिक नेचर का होगा, जैसे गैसेस मॉलिक्यूल से रिलेटेड है। प्रोडक्ट बनने से पहले रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करेंगे और जो नंबर ऑफ कोलिजन्स पर यूनिट टाइम, पर सेकेंड, पर यूनिट वॉल्यूम, ये काफ़ी हाई है, जिसको हम लोग कोलिजन फ्रीक्वेंसी का नाम देते हैं। और इसकी वैल्यू 10 पावर 25 से 28 के रेंज में आती है। इतना हाई कोलिजन फ्रीक्वेंसी होने के बाद भी हमारा रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए कुछ टाइम लगता है। अगर ये पूरे के पूरे जो रिएक्टेंट आपस में जो कोलाइड करें, अगर ये प्रोडक्ट बना दें तो मिली सेकेंड, माइक्रो सेकेंड्स में ही पूरा रिएक्टेंट हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा, क्योंकि ये वैल्यू काफ़ी हाई है। और हमें कह सकते हो कि रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने में जो टाइम ड्यूरेशन इतना लंबा सा यूज़ होता है वो मिली सेकेंड्स, माइक्रो सेकेंड्स के रेंज में आएगा।
लेकिन ऐसा नहीं होता है। कुछ रिएक्शंस ऐसे हैं जो कि कई घंटों में होते हैं, कुछ कई दिन में होते हैं, कुछ कई मंथ में होते हैं। वो डिपेंड करेगा रिएक्शन है कौन सा, उसका नेचर कैसा है। तो आखिर में जो बीच में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, एक अलग अलग रिएक्शंस के लिए अलग अलग टाइम ड्यूरेशन आ रहा है, इसके लिए फैक्टर कौन कौन से? हमारे पास दो फैक्टर, तो एनर्जी बैरियर है, दूसरा हमारा ओरिएंटेशन बैरियर है। तो जब कोई भी रिएक्टेंट, जब प्रोडक्ट बनेगा आफ्टर कोलिजन, जो कोलिजन रिएक्टेंट का सकते हो प्रोडक्ट बनाएगा, उसके लिए हम इफेक्टिव कोलिजन का नाम देते हैं। यहाँ पर देखा जाए एज दोज कोलिजन विच फॉर्म प्रोडक्ट मॉलिक्यूल, तो उसको हम लोग इफेक्टिव कोलिजन का नाम देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जितना ये कोलिजन हो रहा है पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम, जिसको आप कोलिजन फ्रीक्वेंसी का नाम दे रहे हो, ये पूरा का पूरा प्रोडक्ट नहीं बना रहा है। मतलब इफेक्टिव कोलिजन का नंबर बहुत कम है और कोलाइडिंग फ्रीक्वेंसी देखा जाए काफ़ी हाई है। तो अब हम लोग एक तो एनर्जी बैरियर की बात कर लेते हैं, दूसरा ओरिएंटेशन बैरियर की बात कर लेते हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा, कोई भी रिएक्टेंट अगर प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है तो पहले तो उसको एक्स्ट्रा एनर्जी की नीड होती है। उस एनर्जी के लिए हम लोग थ्रेशोल्ड एनर्जी का नाम देते हैं। देखिए ध्यान से, अगर हमारा कोई भी यहाँ पर देखा जाए, अगर एक हम यहाँ पर देखा जाए टाइम एक ग्राफ के थ्रू आपको दिखाने का प्रयास करें, ये हमारा रिएक्टेंट है, ये हमारा प्रोडक्ट है, इसमें देखा जाए, और यहाँ पर इस पॉइंट पर हम देखा जाए एनर्जी मेंशन कर दें, एनर्जी को मेंशन करें इस पर स्पेशली, और यहाँ पर देखा जाए हम टाइम को मेंशन करें। यहाँ पर देखा जाए ये रिएक्टेंट के देखा जाए ये एक एवरेज एनर्जी है और ये हमारे प्रोडक्ट की एक एवरेज एनर्जी है। तो बीच में जो गैप आएगा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में एनर्जी का जो गैप आ रहा है, इसी गैप को हम डेल्टा एच से शो करते हैं, एंथैल्पी चेंज जिसको हम नाम देते हैं। इसका मतलब क्या रहा, रिएक्टेंट की एनर्जी हाई है, प्रोडक्ट की एनर्जी कम है, इसका मतलब एनर्जी लिबरेट होगी, तो डेल्टा एच की वैल्यू तुम्हारी नेगेटिव साइन में जाएगी। अगर इसका उल्टा हो रहा है, रिएक्टेंट की एनर्जी कम है, प्रोडक्ट की हाई है, डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव में रहेगी और एंडोथर्मिक चेंज होगा। तो ये बेसिस पर हम बता सकते हैं। साथ में किसी भी रिएक्टेंट को प्रोडक्ट बनने में जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, देखा जाए ये टोटल एनर्जी जो हमारे सामने दिख रही है, इस एनर्जी को हम नाम देते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। ये ध्यान रखने की जरूरत है। मतलब रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने होने के लिए एक मिनिमम अमाउंट में एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। वो जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है उसको आपने थ्रेशोल्ड एनर्जी का नाम दे रखा है। ऐसे रिएक्टेंट जो आफ्टर कोलिजन इतनी एनर्जी गेन करेंगे, यानी कहने का मतलब क्या है, थ्रेशोल्ड एनर्जी के इक्वल या उससे ज़्यादा एनर्जी गेन करेंगे, वो प्रोडक्ट बनाएंगे। और अगर कोई मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड तो कर रहे हैं लेकिन उनकी एनर्जी थ्रेशोल्ड के इक्वल या उससे ज़्यादा नहीं बल्कि उससे कम है, इवन अगर थोड़ी सी भी एनर्जी कम रहेगी तो भी प्रोडक्ट नहीं बनेगा। कहने का मेरा मतलब क्या है, एक तो जो एनर्जी बैरियर हमारा है, उस एनर्जी बैरियर की बात अभी मैं केवल कर रहा हूँ। हमारे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए एक तो देखा जाए यहाँ पर अपने को एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। कभी आपसे 1 मार्क्स के क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है कि थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है, तो आपको बताना पड़ेगा मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ प्रोडक्ट मॉलिक्यूल आर नोन एज थ्रेशोल्ड एनर्जी। और ये एनर्जी देखा जाए हमारे सामने है, कोई भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल अगर थ्रेशोल्ड से कम एनर्जी उसके पास है, आफ्टर कोलिजन अगर उसके पास है, प्रोडक्ट बिल्कुल नहीं बन सकता। अगर थ्रेशोल्ड के इक्वल या उससे ज़्यादा है तो प्रोडक्ट बनेगा, अदरवाइज प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो पहले नंबर पर देखा जाए हमारा कोलिजन फ्रीक्वेंसी इतना हाई है, तो पहला बैरियर हमारे सामने एनर्जी बैरियर है, और दूसरा बैरियर हमारे सामने देखा जाए ओरिएंटेशन बैरियर है। जरा इसकी बात कर लेते हैं। ओरिएंटेशन बैरियर में ध्यान देना है कि जो ये मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करते हैं, अगर ये प्रॉपर ओरिएंटेशन में एक दूसरे के साथ अगर कह सकते कोलाइड करेंगे तब तो हमारा प्रोडक्ट बनेगा। अगर प्रॉपर ओरिएंटेशन के बजाय इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन होगा तो उस केस में देखा जाए यहाँ पर हमारा जो कोलाइड कह सकते हो हमारा प्रोडक्ट नहीं बनेगा। ओरिएंटेशन बैरियर, ये बैरियर देखा जाए एक एग्जांपल से हम लोग समझे, स्पेशली CH3Br अगर लें, OH माइनस का फॉर्मेशन अगर हो रहा है, OH माइनस अटैक कर रहा देखा जाए, ये अटैकिंग रिएजेंट है जो इस पर अटैक करेगा, और हमारे सामने देखा जाए CH3OH प्रोडक्ट बना देगा, Br माइनस अलग हो जाएगा। तो सबसे पहले ये देखिए, ये जो हमारे पास रिएक्शन हमने लिखा है
इसमें ओरिएंटेशन का क्या मतलब है, यहाँ पर देखो ध्यान से, अगर हमारा जो ये CH3 है Br, दो चांसेस है स्पेशली देखा जाए यहाँ पर प्रोडक्ट बनाने की। हमारा जो OH माइनस है इस कार्बन की साइड से आकर के अटैक करें, इसको और आसानी से हम यूँ समझ सकते हैं देखा जाए, इसको प्रॉपर ओरिएंटेशन और इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन की बात मैं स्पेशली करना चाह रहा हूँ। एक तो हमारे सामने देखा जाए ये सिचुएशन है OH माइनस प्लस, इसको हम लोग थोड़ा सा हाइड्रोजन को देखो CH3 Br, ऐसे में दिखाना चाह रहा हूँ आप लोगों को, ये नेगेटिव साइन और ये पॉजिटिव साइन। अब आपको देखने से लग रहा है कि जो हमारा ये OH माइनस है ये देखा जाए इस कार्बन पर अटैक तो करेगा, और अटैक अगर करना चाह रहा है तो जो अगर Br साइड से अटैक करना चाहेगा तो ये खुद निगेटिव है, Br भी निगेटिव है। रिजल्ट क्या होगा, Br इस OH को कार्बन पर अटैक करने नहीं देगा, मतलब वह इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन होगा। और यहाँ पर देखा जाए अगर Br के अपोजिट साइड से OH माइनस का अटैक हो रहा है इस कार्बन पर, इसको हम लोग नाम देते हैं प्रॉपर ओरिएंटेशन। प्रॉपर ओरिएंटेशन इसको हम नाम देते हैं। अब प्रॉपर ओरिएंटेशन का रिजल्ट क्या होगा कि हमारे सामने देखा जाए CH3OH प्रोडक्ट बनेगा और Br माइनस अलग हो जाएगा। जैसे जैसे OH माइनस कार्बन के क्लोज जाएगा ये बॉन्ड वीक होता चला जाएगा और OH कार्बन से जुड़ करके CH3OH बना देगा और Br माइनस अलग हो जाएगा, लिबरेट हो जाएगा। लेकिन अगर दूसरे नंबर पे देखा जाए, अगर हमारा सिचुएशन ये आ रही देखा जाए, यहाँ पर Br है और अगर OH माइनस Br माइनस साइड से अटैक करना चाह रहा, देखो ये माइनस है ये प्लस है। अब आपको देखने से लग रहा है कि OH माइनस खुद है और Br भी निगेटिव चार्ज है, पार्शियल निगेटिव चार्ज गेन कर रहा है। तो अगर ये OH इस कार्बन पर आकर के, क्योंकि कार्बन से ही जोड़ना है इसको, क्योंकि खुद निगेटिव है, Br से जुड़ नहीं सकता, दोनों पर सेम चार्ज है। तो इस केस में क्योंकि ये पहले से निगेटिव चार्ज है, यहाँ पर OH माइनस है, यहाँ रिपल्सन होगा। इसको हम नाम देते हैं इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन। इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन यहां पर क्या होगा कि नो प्रोडक्ट, कोई प्रोडक्ट यहां पर फॉर्म नहीं होगा। तो मेरे कहने का पर्पस क्या है, जो कोलिजन थ्योरी है ये तो देखा जाए काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी पर बेस्ड है। सिंपली बताना क्या चाह रहे हैं, नॉर्मल केस में कभी भी कहीं पर भी कोई भी रिएक्टेंट अगर प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा तो सबसे पहला काम क्या होगा कि मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करेंगे। क्योंकि कोलाइड करने का जो रेट है ये काफी ज्यादा है। अभी हम लोगों ने जेड की वैल्यू, कोलिजन फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 10^25 to 28 के रेंज में लिया था। और आपको पता है कि अगर जितने मॉलिक्यूल पर सेकंड पर यूनिट वॉल्यूम कोलाइड करेंगे और पूरे अगर प्रोडक्ट बनाएंगे तो मिली सेकेंड, माइक्रो सेकेंड में पूरा का पूरा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो प्रॉब्लम्स क्या है, केवल दो बैरियर ऐसे हैं, जब तक हमारा कोई भी रिएक्टिंग मॉलिक्यूल, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, वो दोनों बैरियर क्रॉस नहीं करेगा तब तक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा। पहला बैरियर हमारे सामने थ्रेशोल्ड एनर्जी बैरियर है, जिसको हम एनर्जी बैरियर का नाम दे रहे हैं। मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू अ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल टू फॉर्म अ प्रोडक्ट आर नोन एज थ्रेशोल्ड एनर्जी। कोई भी मॉलिक्यूल आफ्टर कोलिजन अगर थ्रेशोल्ड के इक्वल या इससे ज्यादा एनर्जी गेन करेगा तो प्रोडक्ट देगा, और अगर इससे कम एनर्जी गेन करेगा प्रोडक्ट नहीं देगा। तो आपको देखने से लग रहा है कि चूंकि कोलिजन तो काफी हाई है लेकिन बहुत कम मॉलिक्यूल ऐसे हैं जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, और जो मॉलिक्यूल आफ्टर कोलिजन प्रोडक्ट बना रहे हैं उनको हम इफेक्टिव कोलिजन का नाम देते हैं। उनके लिए देखा जाए हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं इफेक्टिव कोलिजन, इसको हम इफेक्टिव कोलिजन का नाम देते हैं। आप लोगों को ये ध्यान में रखने की जरूरत है स्पेशली। अब आप जरा दूसरी बात ये देखिए, एक तो हमारे पास एनर्जी बैरियर है, दूसरा हमारे पास ओरिएंटेशन बैरियर है। इस सिंपल एग्जांपल से हम ओरिएंटेशन बैरियर को समझ सकते हैं। क्योंकि हमारे पास CH3 Br लिया और OH माइनस हमने लिया है। अब जिस साइड से हमारा OH माइनस देखा जाए कार्बन पर अटैक करेगा, अगर Br के अपोजिट साइड से अटैक करेगा, क्योंकि Br नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, अगर इसके अपोजिट साइड से अटैक करेगा तो इसको हम प्रॉपर ओरिएंटेशन का नाम देंगे। अगर इस मॉलिक्यूल ने एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर रखा है, थ्रेशोल्ड के इक्वल या उससे ज्यादा एनर्जी इसके पास है, साथ में ओरिएंटेशन अगर प्रॉपर है, तो इस केस में हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा क्योंकि हमारा प्रॉपर ओरिएंटेशन है। तो रिएक्टेंट अगर एनर्जी बैरियर को भी क्रॉस करे, साथ में ओरिएंटेशन बैरियर को भी क्रॉस करे तो प्रोडक्ट बनेंगे, अदरवाइज प्रोडक्ट नहीं बनेंगे। दूसरे नंबर पर देखा जाए, अगर हमारे किसी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के पास देखा जाए एनर्जी तो थ्रेशोल्ड के इक्वल या इससे ज्यादा है,
फिर भी अगर ओरिएंटेशन इम्प्रॉपर है तो भी प्रोडक्ट किसी कीमत पर नहीं बनेगा। मतलब क्या है, प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं होगा एनर्जी हाई होने के बाद भी। तो दोनों सिचुएशन कह सकते हो कि रिएक्टेंट के फेवर में आना चाहिए। एनर्जी बैरियर मीन थ्रेशोल्ड के इक्वल या उससे ज़्यादा रिएक्टेंट के पास एनर्जी होनी चाहिए। और दूसरे नंबर पर देखा जाए ओरिएंटेशन प्रॉपर होना चाहिए, तब जाकर के हमारा प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा, अदरवाइज प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं होगा। ये आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। अब यहीं पर देखा जाए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हमारा आता है, स्पेशली ये तो हमारे सामने देखने से लग रहा है। तो सब मिला जुला करके कोलिजन थ्योरी के केस में हम क्या बता सकते हैं, कोई भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाने से पहले क्या होगा, आपस में रिएक्टेंट आपस में कोलाइड करेंगे। कोलिजन सबसे पहला स्टेप है, मस्ट है। जब तक रिएक्टेंट आपस में कोलाइड नहीं करेंगे प्रोडक्ट की तरफ मूवमेंट नहीं होगा। दूसरा फैक्टर क्या है कि कोलिजन के बाद हमारे रिएक्टेंट के पास मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, जिसको आपने थ्रेशोल्ड एनर्जी का नाम दे रखा, इतनी एनर्जी मिनिमम चाहिए प्रोडक्ट बनने के लिए। इस मिनिमम थ्रेशोल्ड एनर्जी के इक्वल या इससे ज़्यादा एनर्जी है तो ही प्रोडक्ट बनेगा। सेकेंड नंबर पे। थर्ड नंबर पर देखा जाए ओरिएंटेशन प्रॉपर होना चाहिए। अगर ओरिएंटेशन प्रॉपर है तो प्रोडक्ट बनेगा, अदरवाइज प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा। अगर ये तीनों फैक्टर, पहला नंबर पर कोलिजन होना चाहिए, सेकंड नंबर पर एनर्जी बैरियर को हमारा एक रिएक्टेंट क्रॉस करे, और तीसरे नंबर पर ओरिएंटेशन बैरियर को प्रॉपर ओरिएंटेशन देखा जाए फॉलो करे, तब जाकर के ये रिएक्टेंट हमारा प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, अदरवाइज रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। ये ध्यान में रखने की जरूरत है। यही हमारे कोलिजन थ्योरी का की पॉइंट्स हैं। अब हम इसके आगे टेम्परेचर डिपेंडेंट की बात थोड़ा सा करना चाहेंगे, टेम्परेचर का रोल क्या है इसकी बात करना चाहेंगे, और इसी थ्योरी से लगभग वो रिलेटेड पॉइंट्स हैं, थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है। यहाँ पर टेम्परेचर, अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, जैसा कि हमने रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करने वाले फैक्टर में पहले डिस्कस कर चुका हूँ मैं, कि टेम्परेचर जब भी हम बढ़ाते हैं तो उस केस में हमेशा रिएक्शन की रेट इंक्रीज होती है, चाहे वो रिएक्शन हमारा एंडोथर्मिक हो या एक्सोथर्मिक हो। तो टेम्परेचर का रोल क्या है, आखिर में टेम्परेचर ऐसा क्या कर देता है जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा रिएक्टेंट हमारे प्रोडक्ट बनने लगते हैं। कहने का मतलब क्या, डिपेंडेंस ऑफ रिएक्शन रेट ऑन टेम्परेचर। यहाँ पर देखा जाए डिपेंडेंस ऑफ रिएक्शन रेट ऑन टेम्परेचर, ये हमारे लिए देखा जाए सबसे बड़े काम का पॉइंट्स है। ये भी हमारा देखा जाए कोलिजन थ्योरी से ही रिलेटेड है, लेकिन यहाँ पर हमारा न्यू पार्ट स्पेशली आने लगता है। सबसे पहले देखा जाए एक वर्ड हम आपके सामने यूज करेंगे, टेम्परेचर कोएफिशिएंट। टेम्परेचर कोएफिशिएंट, जरा हम लोग इसकी बात कर लें कि टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता क्या है। अगर हम 10 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो रिएक्शन की जो रेट होती है या रेट कांस्टेंट ऑलमोस्ट डबल हो जाती है। इसी को हम टेम्परेचर कोएफिशिएंट कहते हैं। मतलब क्या है, कोई भी रिएक्शन जिस किसी कंडीशन में, जिस किसी टेम्परेचर पर अगर कंप्लीट हो रहा है, अगर हम टेम्परेचर को 10 डिग्री इंक्रीज कर दें तो 10 डिग्री इंक्रीज करने से क्या होता है कि हमारा जो रिएक्शन की रेट है या रिएक्शन का रेट कांस्टेंट है वो अप्रॉक्स डबल हो जाता है। ये ध्यान रखना, इसी को हम टेम्परेचर कोएफिशिएंट कहते हैं। मतलब क्या समझ सकते हो कि टेम्परेचर कोएफिशिएंट क्या है, रिएक्शन यहाँ पर देखा जाए अगर हम इसको लेके चलें कि रेट ऑफ रिएक्शन एट T प्लस 10 डिग्री सेल्सियस अपॉन रेट ऑफ रिएक्शन एट T डिग्री सेल्सियस। मीन्स कहने का पर्पज मेरा क्या है कि टेम्परेचर कोएफिशिएंट है क्या, 10 डिग्री अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो 10 डिग्री टेम्परेचर को इंक्रीज करने से जो रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट, ये वैल्यू पूरी अप्रॉक्स डबल हो जाएगी। इसी को नाम देते हैं टेम्परेचर कोएफिशिएंट। आप लोग ध्यान से रखना। अब इस टेम्परेचर कोएफिशिएंट में आखिर में ऐसा हो क्या रहा है, 10 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज करने से रिएक्शन की रेट या रेट कांस्टेंट की वैल्यू अप्रॉक्स डबल क्यों हो रही है। इसके लिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या है कि दोनों जो हमारे पास फैक्टर थे, एक तो देखा जाए कोलिजन फ्रीक्वेंसी जो कि काफ़ी हाई पहले से थी, उसका भी नंबर कुछ न कुछ बढ़ेगा,
साथ में नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स की जो मॉलिक्यूल्स हैं, इफेक्टिव कोलिजन वाले मॉलिक्यूल का नंबर वो अप्रॉक्स डबल हो जाएगा। तो मैक्सवेल ने क्या किया है कि स्टैटिक्स के बेसिस पर एक छोटा सा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन शो किया है इस कॉन्सेप्ट को शो करने के लिए। इतना तो आप हमेशा समझिए कि रिएक्शन चाहे एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है, 10 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज करने से रिएक्शन की रेट ऑलमोस्ट डबल होगी हर केस में। अप्रॉक्स कैलकुलेशन है ये, और इसको आपने टेम्परेचर कोएफिशिएंट का नाम दिया है। अब 10 डिग्री इंक्रीज करने से हो क्या रहा है, एक तो इफेक्टिव कोलिजन का नंबर इंक्रीज हो रहा है और साथ में देखा जाए कोलिजन फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है। तो इसको मैक्सवेल ने क्या किया है, बड़े सिंपली स्टैटिकल मॉडल के बेसिस पर अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है। क्या कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है, थोड़ा सा हम लोग उसकी बात कर लेते हैं और अपना कॉन्सेप्ट यहाँ पर देखो बन जाएगा, पूरा ये कंप्लीट हो जाएगा। तो मैक्सवेल ने क्या किया है, इन्होंने स्टैटिक्स के बेसिस पर देखा जाए टेम्परेचर को यानी ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रखा है। तो उसके लिए देखा जाए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर इसमें देखा जाए एक छोटा सा ग्राफ है मैक्सवेल के थ्रू दिया गया है। यहाँ पर देखा जाए ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हम लोगों ने इस स्टेप पे ले रखा है और इस स्टेप पर हमने देखो एनर्जी को ले रखा है। इस स्टेप पर हमने एनर्जी को ले रखा है। कोई भी रिएक्शन देखा जाए, ये सिचुएशन देखा जाए हमारे सामने आएगी। मेरे कहने का पर्पज ये देखा जाए, ये जो हमारे सामने एरिया है, ये जो शेडेड एरिया है, ये देखा जाए इतने मॉलिक्यूल कोलाइड तो इतने पूरे पूरे मॉलिक्यूल कर रहे हैं। ये देखा जाए T डिग्री सेल्सियस का केस है। स्टैटिक्स के बेसिस पर ये सिंपल सा दिया गया मॉडल है। इसको देखो हम लोगों ने ABCD से इसको मेंशन कर रखा है। मींस मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड तो देखा है, सबको पता है कोलिजन फ्रीक्वेंसी अभी हमने दिया था आपके सामने कि इस रेंज में है। नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकंड पर यूनिट वॉल्यूम, ये वैल्यू इतनी है। लेकिन प्रोडक्ट में बनने की जो रेट है, प्रोडक्ट जो बन रहे हैं, इफेक्टिव कोलिजन का नंबर, ये जो शेडेड वाला पार्ट है ABCD, ये वाला एरिया इफेक्टिव कोलिजन का पार्ट है। देखा जाए केवल इतने मॉलिक्यूल प्रोडक्ट बना रहे हैं, बाकी ये मॉलिक्यूल देखा जाए पूरे के पूरे कोलाइड तो करेंगे लेकिन प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं करेंगे। ये आपको ध्यान में रखना है। लेकिन अगर टेम्परेचर को हम 10 डिग्री इंक्रीज कर दें तो फिर ऐसा क्या हो जाएगा, टेम्परेचर को अगर हम 10 डिग्री इंक्रीज कर देते हैं तो बड़ा सिंपल से देखा जाए ग्राफ हमारा ऐसे देखा जाए स्लो कर जाता है। ये जो हमारे पास लाइन में देखा जाए ये T+10 डिग्री सेल्सियस का केस है। अब ABCD, इसको देखो EF का नाम दे देते हैं। अब हमारे पास देखा जाए जो शेडेड लाइनें आ रही हैं, ये देखा जाए ये सिचुएशन आ रही है। मतलब क्या रहा कि 10 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज करने से इफेक्टिव कोलिजन का जो नंबर है अप्रॉक्स डबल हो रहा है। मैक्सवेल ने ये ग्राफ देखा जाए स्टैटिक्स के बेसिस पर, स्टैटिकल मॉडल के बेसिस पर ग्राफिकली इसको शो किया है कि T डिग्री टेम्परेचर पर क्या हो रहा है। देखा जाए ABCD, ये जो पूरा शेडेड एरिया है, इतने मॉलिक्यूल प्रोडक्ट बना रहे हैं। कोलाइड तो देखा जाए पूरे इतने मॉलिक्यूल कर रहे हैं। देखा जाए मतलब काफी ज्यादा कोलिजन फ्रीक्वेंसी तो बहुत हाई है, आप लोगों को पहले से मैं बता चुका हूँ। लेकिन प्रोडक्ट बनाने की जो कर सकते हो, प्रोडक्ट बनने वाले मॉलिक्यूल का नंबर है जिसको आपने इफेक्टिव कोलिजन का नाम दिया है, जिन्होंने एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर रखा है, ओरिएंटेशन में प्रॉपर ओरिएंटेशन शो कर रहे हैं, वो बहुत लिमिटेड हैं। ABCD केवल इतने से पार्ट हैं। लेकिन अगर हमने 10 डिग्री टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया तो देखा जाए ये ग्राफ थोड़ा सा देखो ऐसे डाउनवर्ड हुआ है। देखो ये सिचुएशन आई है। अब हमारे पास यहाँ पर देखा जाए, यहाँ पर BCEF, ये पूरा का पूरा जो एरिया आ रहा है, इतने मॉलिक्यूल हमारा प्रोडक्ट दे रहे हैं, मतलब इफेक्टिव कोलिजन में इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो टेम्परेचर बढ़ाने से ज़्यादा डिफरेंस कहाँ पर आ रहा है कि नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन जो मॉलिक्यूल का है वो अप्रॉक्स डबल हो रहा है 10 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज करने से। इसका इफेक्ट यह आ रहा है कि 10 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज करने से रिएक्शन की रेट या रेट कांस्टेंट की वैल्यू अप्रॉक्स डबल हो जाएगी। ये अपने को समझने की जरूरत है, ये अपने को ध्यान में रखने की जरूरत है। तो अब ये पूरा हमारा देखा जाए कोलिजन थ्योरी जो स्पेशली दी गई थी ट्राउल्स और विलियम लुइस के थ्रू, वो अभी इसमें कंप्लीट हुई। अब हम टेम्परेचर का इफेक्ट क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन करने के लिए टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है इसके बारे में थोड़ा सा और आइडिया लगाने के लिए हम लोग आगे अगले कॉन्सेप्ट की तरफ हम लोग मूव करेंगे।
आर्हेनियस इक्वेशन की तरफ मूव करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको मैं थोड़ा सा एक्टिवेशन एनर्जी की बात और समझा दूं, फिर हम आगे चलेंगे, क्योंकि इसमें एक्टिवेशन एनर्जी की बात अपने करनी है। यहाँ पर देखा, जब भी आपके सामने मैंने एक ऐसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया था, रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट। मैंने कहा ये रिएक्टेंट की एवरेज एनर्जी है, ये हमारे प्रोडक्ट की एवरेज एनर्जी है, ये बीच में जो गैप है इसी को हमने क्या कहा था, डेल्टा एच है, यही एंथैल्पी चेंज है। अगर रिएक्टेंट की एनर्जी हाई है, प्रोडक्ट की कम है, तो डेल्टा एच की वैल्यू माइनस में जाएगी, एनर्जी लिबरेट होगी। और अगर हमारे रिएक्टेंट की एनर्जी कम है और प्रोडक्ट की हाई है, मतलब ये ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होकर मान लो यहीं खत्म हो रहा है, इसकी एनर्जी ज़्यादा आ रही है तो एनर्जी कंज्यूम होगी और डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव में जाएगी, ये ध्यान रखना है। ये जो टोटल एनर्जी की वैल्यू है, इसको अभी हम लोगों ने यहाँ पर देखो डिस्कस किया था, इसको हमने नाम दिया था थ्रेशोल्ड एनर्जी। यहाँ पर थ्रेशोल्ड एनर्जी का इसको हमने नाम दिया था। मेरे कहने का मतलब क्या रहा कि हमारे जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है उनको मिनिमम कितनी एनर्जी की टोटल नीड है जिससे कि वो प्रोडक्ट बनाएंगे, तो उसको हमने थ्रेशोल्ड एनर्जी का नाम दिया था। यहीं पर एक वर्ड हमारे सामने देखो और आएगा, ये जो एनर्जी की जरूरत है, जो एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए, इस एक्स्ट्रा एनर्जी को हमें नाम देना है एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी, इसको हम लोग देखा जाए ई ए से शो करते हैं एक्टिवेशन एनर्जी को। बस आपको थोड़ा सा यहाँ डिफरेंस यही ध्यान रखना है, थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है, टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी, टोटल अमाउंट ऑफ मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ रिस्पेक्टिव रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट आर नोन एज थ्रेशोल्ड एनर्जी। और एक्टिवेशन एनर्जी क्या है देखा जाए, मिनिमम अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा एनर्जी। देखो यहाँ पर एवरेज एनर्जी इसके पास, ये तो देखा जाए रिएक्टेंट की एवरेज एनर्जी पहले से उसके पास है, और ये देखो एक्स्ट्रा एनर्जी की नीड हो रही है। तो जो एक्स्ट्रा एनर्जी की नीड है जो रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रही है, उस एक्स्ट्रा एनर्जी को हम नाम देते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। तो एक्टिवेशन एनर्जी जब वर्ड में यूज करूंगा तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ, मिनिमम अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा एनर्जी which is required to form a respective reactant to product are known as activation। और एक्टिवेशन एनर्जी और थ्रेशोल्ड क्या है, टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी। देखा जाए अब थ्रेशोल्ड एनर्जी जो है, इसमें से अगर हम ये एवरेज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस कर दें तो एक्टिवेशन एनर्जी आ जाएगी। या यूं कह दिया जाए कि एक्टिवेशन एनर्जी और एवरेज अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट की एनर्जी जो इसके पास पहले से है, दोनों को प्लस कर दें तो थ्रेशोल्ड एनर्जी की इक्वल वैल्यू आ जाएगी। तो हमें आर्हेनियस कॉन्सेप्ट में इसका डिस्कशन करना है, आप लोगों को थोड़ा इसमें ध्यान से समझने की जरूरत है। एक छोटा सा डेरिवेशन है आर्हेनियस कॉन्सेप्ट का, और उसी डेरिवेशन को हमें आगे कंप्लीट करना है। तो आर्हेनियस कॉन्सेप्ट की तरफ मैं मूव करूंगा। बड़ा सिंपल सा एक केस है, आप लोगों को इसको अच्छे से समझना है, बिल्कुल इजी गोइंग, जिससे कि अपना ये कॉन्सेप्ट प्रॉपर हो जाए। आर्हेनियस इक्वेशंस एंड कैलकुलेशन ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, ये हमारा देखा जाए अगला टॉपिक है। आर्हेनियस इक्वेशन एंड कैलकुलेशन ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, इसको हम लोग ई ए से शो करते हैं। सबसे पहले देखा जाए आर्हेनियस ने क्या किया था कि रिएक्शन के रेट से रिलेटेड एक सिंपल सा इक्वेशन दे दिया था, इसको हम लोगों ने आर्हेनियस इक्वेशन का नाम दिया था। और इन्होंने देखा जाए एक क्वांटिटेटिव रिलेशन दिया है, स्पेशली के इज इक्वल टू ए ई माइनस ई ए अपॉन आर टी। ये हमारा आर्हेनियस इक्वेशन जो आर्हेनियस ने देखा जाए दिया है, इसका डेरिवेशन अपने सिलेबस में नहीं है, लेकिन आर्हेनियस इक्वेशन के हेल्प से एक्टिवेशन एनर्जी के कैलकुलेशन के लिए 2-3 लाइनें अपने को लेनी है, वो अपने सिलेबस में है, वो चीज़ हम लोग जरूर डिस्कस करेंगे। तो आर्हेनियस इक्वेशन एंड कैलकुलेशन ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। अब इस आर्हेनियस इक्वेशन में देखा जाए है क्या, जो के है ये रेट कांस्टेंट है, ध्यान रखना रेट कांस्टेंट है। किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर देखा जाए इसकी वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, टेम्परेचर चेंज होने से ये वैल्यू चेंज होगी। ए जो है ये आर्हेनियस फैक्टर है, यहाँ पर देखा जाए कांस्टेंट है या आर्हेनियस फैक्टर, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर ऐसे नाम देते हैं। ई जो है ये बेस है,
माइनस ई ए एक्टिवेशन एनर्जी, देखो एक्टिवेशन एनर्जी है, आर हमारा गैस कांस्टेंट है 8.314, हमें इसकी वैल्यू हमेशा पुट करनी होती है। टी जो है टेम्परेचर है लेकिन केल्विन स्केल पर, यहाँ पर देखा जाए ये स्पेशली डिग्री सेल्सियस स्केल पर नहीं है, केल्विन स्केल पर आपको हमेशा ध्यान रखना है। कभी कभी बच्चे क्या करते हैं इस टी के प्लेस पर केल्विन स्केल के जगह पर डिग्री सेल्सियस स्केल में वैल्यू पुट करते हैं, लेकिन ये आपका केल्विन स्केल का टेम्परेचर है। ये हमारे सामने एक नॉर्मल इक्वेशन, अपने पास देखा जाए ये जो वैल्यू है स्पेशली ये अगर आपके सामने देखा जाए तो ये जो इतने मॉलिक्यूल्स मतलब फ्रैक्शन ऑफ दोज मॉलिक्यूल विच इन्वॉल्व इन इफेक्टिव कोलिजन, मतलब क्या रहा कि माइनस E/RT इतने मॉलिक्यूल हमारे पास ऐसे हैं जो प्रोडक्ट बना रहे हैं जो इफेक्टिव कोलिजन में इन्वॉल्व हुए हैं, मतलब जो एनर्जी बैरियर को भी क्रॉस कर चुके हैं और साथ में ओरिएंटेशन प्रॉपर इनमें है, वही प्रोडक्ट बनाएंगे। तो अगर आपसे कभी ये कहा जाए कि कितने मॉलिक्यूल प्रोडक्ट बनाएंगे तो स्पेशली देखा जाए K = AE, तो माइनस E/RT फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल विच हैव एनर्जी इक्वल टू एक्टिवेशन और मोर देन एक्टिवेशन मींस विच फॉर्म प्रोडक्ट। कोलिजन कैसा है, इफेक्टिव है, इफेक्टिव कोलिजन मतलब जो कोलिजन प्रोडक्ट बनाएगा उसको हम इफेक्टिव कोलिजन का नाम देंगे। अब इसमें देखा जाए इसी इक्वेशन को आगे हमें थोड़ा सा रिलेट करना है, रिलेट करके हम लोग इसको आगे चलेंगे। यहाँ पर देखा जाए सबसे पहले इस इक्वेशन का लॉग लिया जाए, यहाँ पर देखा जाए टेकिंग, यहाँ पर देखा जाए लॉग, ध्यान रखना ये लॉग लॉगरिथम ऑफ इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, यहाँ पर देखा जाए LOG, यहाँ पर LOG जो है नेचुरल कॉमन लॉग होता है और लॉगरिथम मतलब यहाँ पर हमें पहले नेचुरल लॉग लेना है फिर नेचुरल को हम कॉमन में कन्वर्ट करेंगे। तो इसमें देखा जाए तो ln a, यहाँ पर देखा जाए नेचुरल लॉग हमने ln a इज इक्वल टू ln k, सॉरी ln a इज इक्वल टू ln k इज इक्वल टू ln a माइनस E/RT। यहाँ पर देखिए ये माइनस साइन लगी है, यहाँ पर देखा जाए हमारे पास जो ln e है ये बेस 1, ये देखा जाए ये 1 आएगा, मेरे कहने का मतलब यहाँ पर जो ln e इज इक्वल टू 1, तो ये हमारे सामने देखा जाए एक रिलेशन बन जाएगा। इक्वेशन नंबर 2 मैंने इसको ले लिया है, बहुत सिंपल सा केस आपके सामने रखना है। ये जो हमारे पास आरएनएस इक्वेशन है जैसा आपके सामने है K = AE - E/RT, K रेट कांस्टेंट है T टेम्परेचर पर, A जो है आरएनएस फैक्टर प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, E बेस है, EA एक्टिवेशन एनर्जी है, R गैस कांस्टेंट है 8.314 वैल्यू पुट करनी है, T टेम्परेचर है केल्विन स्केल पर। अब इसका लॉग अगर हम लॉगरिथम इसका लेंगे, लॉग लेंगे नेचुरल लॉग में, देखो ln A K = ln A - E/RT। अब एक काम इसको कर दें हम लोग पूरी तरह से, इसको हम कॉमन लॉग में कन्वर्ट कर दें। यहाँ पर देखा जाए कन्वर्टिंग इनटू कॉमन लॉग वी गेट, अगर हम कॉमन लॉग में इसको कन्वर्ट कर देंगे तो आपको पता होना चाहिए जैसा आपको सब पता है ln x = 2.303 log x, ये हमारा रिलेशन बनता है। तो मैं इसको कॉमन लॉग में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ, तो ln k है यहाँ पर 2.303 log k बन जाएगा इज इक्वल टू 2.303 log a बन जाएगा माइनस ये अपॉन RT। अब इसको एक काम करें हम 2.303 से डिवाइड कर दें सबको, जब 2.303 से डिवाइड कर देंगे पूरे को तो पता है 2.303 से इसको डिवाइड करोगे, इसको डिवाइड करोगे, इसको डिवाइड करोगे, इसको डिवाइड कर दोगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर देखा जाए तो हमारे सामने क्या बन जाएगा log k इज इक्वल टू log a माइनस EA अपॉन 2.303 RT। ये हमारा इक्वेशन नंबर देखो 3 बन जाएगा। ये हमारे पास देखा जाए एक नॉर्मल इक्वेशन है जिसको अपने को यूज करने की जरूरत पड़ेगी। फिर एक बार समझिए, ये तो हमारा आरएनएस इक्वेशन है K = AE - E/RT। K यहाँ पर रेट कांस्टेंट है, ये आरएनएस फैक्टर है,
एक्टिवेशन एनर्जी है, गैस कांस्टेंट है 8.314 वैल्यू लेनी है, टी टेम्परेचर है केल्विन स्केल पर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। इसका आपने लॉगरिथम यूज कर लिया, तो ln k इक्वल टू ln a माइनस ई अपान आर टी। आपने फिर इसको कॉमन लॉग में कन्वर्ट कर दिया, कॉमन लॉग में आपने कन्वर्ट कर दिया तो 2.303 log x पता है, ln x इज इक्वल टू 2.303 log x बनता है। तो अब यहाँ पर देखा जाए 2.303 log x log k इज इक्वल टू 2.303 log a माइनस ई अपान आर टी। अब 2.303 से डिवाइड कर दें पूरे को तो log k हो जाएगा इज इक्वल टू log a माइनस ई अपान 2.303 आर टी। ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 बन जाएगा। इस बेसिस पर अगर किसी रिलेशन, किसी इक्वेशन में, किसी क्वेश्चन में, किसी न्यूमेरिकल में k की वैल्यू गिवन है, a की वैल्यू गिवन है, r पहले से फिक्स है 8.314, टेम्परेचर गिवन है, तो एक्टिवेशन एनर्जी का हम कैलकुलेशन कर लेंगे। ज़्यादातर न्यूमेरिकल हमारे सामने जो देते हैं उसमें हमारे पास दो अलग अलग टेम्परेचर पर देखा जाए लॉग यानी k की वैल्यू, रेट कांस्टेंट की वैल्यू दी जाती है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसी फार्मूले को थोड़ा सा आगे आप एक डेराइव करेंगे और एक कॉमन फार्मूला बनाएंगे कि जो अलग अलग टेम्परेचर पर अगर अपने को रेट कांस्टेंट दिया गया है तो एक्टिवेशन एनर्जी का कैलकुलेशन हम लोग कैसे करेंगे। तो ज़्यादातर 99% न्यूमेरिकल हमें उस बेसिस पर मिलेंगे। तो इसकी तरफ थोड़ा सा मूव करेंगे। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहेंगे। यहाँ पर देखा जाए, इसको थोड़ा सा आगे मूव करें, हमारे सामने जो इक्वेशंस हैं इसको आगे बढ़ाएं। और इस इक्वेशन को देखा जाए, अभी हम लोगों ने यहाँ पर इक्वेशन जो हमारे पास आया देखा जाए log k इज इक्वल टू log a माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी। ये हमारे पास इक्वेशन था। अब इसको मैं क्या करूँगा, दो अलग अलग टेम्परेचर, इक्वेशन नंबर देखो 3 हम लोगों ने यही लिया था। इसको दो अलग अलग टेम्परेचर पर हम मेंशन करेंगे। पता है टेम्परेचर चेंज करेंगे तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू चेंज हो जाएगी। यहाँ पर देखा जाए log k1 इज इक्वल टू log a, क्योंकि तो कांस्टेंट वैल्यू है ये चेंज नहीं होगी, माइनस ई ए एक्टिवेशन एनर्जी कभी चेंज नहीं होगी, 2.303 आर गैस कांस्टेंट है ये चेंज नहीं होगा। टेम्परेचर चेंज आपने किया तो इसको आपने टेम्परेचर आपने T1 टेम्परेचर पर आपने रेट कांस्टेंट लिया है, ये T1 जिसको हमने K1 ले रखा है। इक्वेशन नंबर 4। अगले टेम्परेचर पर देखा जाए, हम टेम्परेचर को T2 कर लेते हैं अगर, ये log K2 इज इक्वल टू log A माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर T2। ये इक्वेशन नंबर देखा जाए हमने 5 ले लिया है। अब इस केस में क्या करेंगे, हम यहाँ पर देखा जाए इक्वेशन नंबर 5 में से 4th इक्वेशन को माइनस कर देंगे। यहाँ पर देखा जाए इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 5 वी गेट। अब यहाँ पर देखा जाए log k2 माइनस log k1, आपने 5 में से 4 माइनस किया तो log k2 माइनस log k1 इज इक्वल टू, आपके सामने दिख रहा है कि ये जो आपके सामने वैल्यू ये तो कैंसिल आउट हो जाएगी, log a माइनस log a, तो इसमें से इसको माइनस करोगे तो कैंसिल आउट हो जाएगी। और हमारे सामने देखा जाए ई ए 2.303 पूरा का पूरा देखा जाए ये कॉमन में आ जाएगा हमारे सामने। यहाँ पर देखा जाए जो हमारे सामने रिलेशन बन जाएगा ई ए 2.303 आर हम कॉमन ले लेंगे, ई ए अपॉन 2.303 आर 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। ये हमारे पास देखो रिलेशन बन जाएगा। फिर से समझिएगा, ये तो हमारे पास आरएनएस इक्वेशन को हमने कॉमन लॉग लेने के बाद अपना रिजल्ट निकला था। दो अलग अलग टेम्परेचर पर, पहले मैंने टेम्परेचर T1 लिया था तो हमारे पास रेट कांस्टेंट चेंज हो जाएगा K1, टेम्परेचर को मैंने T2 कर दिया तो रेट कांस्टेंट देखो K2, सब्ट्रैक्ट कर दिया इक्वेशन नंबर 4 को 5 से, तो हमारे पास log K2 अपॉन K1। अब इसमें देखा जाए log A माइनस log B होता तो log A अपॉन log B, ये हमारे पास रिलेशन बन जाएगा log K2 अपॉन K1। ये देखा जाए log A माइनस log B, तो इसको हम जो है log A अपॉन log B, log K2 अपॉन K1 में कन्वर्ट कर लेते हैं। इसके आगे देखा जाए
ये जो हमारे पास ई ए एक्टिवेशन एनर्जी है अपान 2.303 आर की वैल्यू हमेशा 8.314 रखनी, ध्यान रखना आप लोग। और यहाँ पर थोड़ा सा इसको लिया जाए T2 माइनस T1 और अपान T1 इंटू T2, ये देखा जाए हमारे पास रिलेशन बन जाएगा। तो इसी का यूज करके ज़्यादातर जो हमारे बुक में न्यूमेरिकल्स हैं उसमें हम इसी फार्मूले का यूज करेंगे और एक्टिवेशन एनर्जी का कैलकुलेशन करेंगे। दो अलग अलग टेम्परेचर पर रेट कांस्टेंट की वैल्यू दी जाएगी, ध्यान रखना। T2 और T1 इनिशियल टेम्परेचर है, T2 फाइनल टेम्परेचर है। ई ए एक्टिवेशन एनर्जी है, ये चेंज नहीं होगी, ये तो किसी भी रिएक्शन के लिए फिक्स होगी। केवल एक्टिवेशन एनर्जी चेंज होती है कैटलिस्ट से, वो भी डिस्कशन हम करेंगे, बताएंगे आप लोगों को। 2.303 फिक्स है, आर कांस्टेंट है, पहले से पता है, गैस कांस्टेंट 8.314 वैल्यू पुट करनी है। अब इसके बाद जो अपना रिजल्ट निकल के आएगा एक्टिवेशन एनर्जी का, अगर अपने को दो अलग अलग टेम्परेचर पर रेट कांस्टेंट की वैल्यू दी गई है तो एक्टिवेशन एनर्जी का कैलकुलेशन हम कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर एक्टिवेशन एनर्जी जो कैलकुलेट करके निकलेगी वो जूल में आएगी। अगर आपको कहीं न्यूमेरिकल किलो जूल में दिया गया है तो आप उसको देख लेना, यूनिट का कैसे जूल को किलो जूल में आप कन्वर्ट कर लेना। या अगर कहीं ऐसा पूछा गया है कि जूल की बजाय किलो जूल में आंसर पूछा गया है तो जूल को किलो जूल में बना लेना। अगर कुछ भी नहीं कहा गया है उस केस में आप एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू जो जूल में आएगी वो वैल्यू एज इट इज आप फॉलो कर सकते हो, उसको आंसर मान सकते हो। आगे यूनिट आप जूल जरूर मेंशन कर देना, ये अपने को ध्यान में रखने की जरूरत है। अब इसमें छोटे छोटे कॉन्सेप्ट एक दो और बच रहे हैं, वो अगले वीडियो में कवर होंगे। आप इस पार्ट को अच्छे से देखना। इस वीडियो में देखा जाए कोलिजन थ्योरी अपनी कवर हुई है और आर्रेनियस इक्वेशन कवर हुआ और उसका कैलकुलेशन देखा जाए एक्टिवेशन एनर्जी से रिलेटेड ये कवर हुआ है। इसमें देखा जाए टेम्परेचर कोएफिशिएंट कवर किया है, मैक्सवेल का ग्राफ मैंने कवर किया है। ये सब डिस्कशन इस वीडियो में मैंने कंप्लीट कर रखे हैं। वीडियो हमें लगता है कि आप लोगों को अच्छी लगेगी, आप इसको पूरा वीडियो देखना। कोई किसी बच्चे को डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में जाके आप कमेंट करना। थैंक यू।